Assalamualaikum friends, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, today we will learn parts of speech including noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So let's begin. अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम लोग शायद 3-4 क्लास से ही सीखते आ रहे हैं. कभी सोचो कि स्पीच क्या चीज़ होती है? अभी देखते हैं इसको स्पीच एक्चुअली में है क्या. द लैंग्वेज यूज्ड व्हेन स्पीकिंग, यानी कि आम बोल चाल को जो है ना वो स्पीच कहते हैं. और या फिर द फैक्ट ऑफ स्पीकिंग रादर देन राइटिंग, या फिर सिर्फ बोलना लिखने के अलावा. इस तरह की स्पीच भी हो सकती है जैसी पिक्चर आप लोग ये देख रहे हैं, ये गंजा सा आदमी जो स्पीच कर रहा है डाइस वाली, या फिर ये जो आम बोल चाल है. जो अगर इस वक्त बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ. जैसे ये दो लड़कियाँ आपस में गुफ्तगू कर रही हैं जिनकी अगर सारी रात भी लग जाए तो ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह. अच्छा, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. 9 है अभी, डिटर्मिनर्स भी आते हैं लेकिन वो मैं नहीं बताऊँगा. तो नाउन पढ़ते हैं आज. अच्छा, नाउन की जो हम शुरू से डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं वो यही है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह वगैरह. इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं मज़ीद. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ क्वालिटी, एन आइडिया और एन एक्शन. इन सब के नामों से हम लोग वाकिफ़ हैं सिवाय आइडिया के. आइडिया नाउन जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही को कहते हैं, इसलिए मैं बाकियों की एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि सबसे इजी चीज़ है. तो मैं सिर्फ आइडिया नाउन इसकी एग्जांपल दूंगा. आइडिया नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं. ठीक है, अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से बोला जाए तो फिर इसकी एग्जांपल्स खुद ही सोचने क्या होगी. जस्ट लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अभी ऑनेस्टी जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आइडिया नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसमें फ़र्क नहीं होता, हैंस इट इज़ आइडिया. आई फील लाइक सच अ फेलियर. ठीक, तो ये भी फेलियर भी जो है ना ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक, और ये एक आइडिया नाउन भी है. इन शॉर्ट ये आइडिया नाउन की एग्जांपल होगी. आगे चलते हैं. अच्छा, प्रोनाउन. प्रोनाउन और इसकी सारी काइंड्स के बारे में जो एक लेक्चर है ना वो उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों का लिंक होगा, तो अगर देखने हो तो देख लीजिएगा. अच्छा, प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि वो लफ्ज़ जो नाउन की बजाय यूज़ हो, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा. या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, अ वर्ड यूज टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ नाउन, यानी कि ऐसा वर्ड या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की रेपिटिशन, मतलब नाउन को रिपीट होने से रोकें, यानी कि नाउन को रिपीट होने से प्रिवेंट करें. ये जो अभी टेबल आप लोग देख रहे हैं जिसमें ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैं सही से बताऊँ तो मुझे मैट्रिक में आके पता चले एक्चुअली में है क्या. मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं. अच्छा, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं खुद, जैसे आई लिखा हुआ है, अगर प्लूरल में करें तो वी. सेकंड पर्सन यू, सपोज़ आपके सामने कोई खड़े हैं फिर जिससे आप नॉर्मली बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप सेकंड पर्सन हो गए जिससे आप बात कर रहे हो. एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ही, शी, इट, यानी कि वो आपके पास या मौजूद नहीं है या तो आपसे दूर है या फिर आपके पास मौजूद नहीं है. अच्छा, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एज सब्जेक्ट और ये नीचे वाले में एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोनाउंस हैं ये एज सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होते हैं. तो जो इनकी स्पेसिफिकेशन है, इनके सब्जेक्ट वाले जो वर्ड हैं वो ये हैं, और जो ऑब्जेक्ट वाले वो वर्ड सारे ये वाले कॉलम्स में लिखे हुए हैं. तो इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. अच्छा, पहली एग्जांपल है शी लॉस्ट वेट बाय कटिंग आउट जंक फूड. ये पॉसिबल नहीं है लड़कियों के लिए, पर कोई बात नहीं. अच्छा, शी, तो ये अगर कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो शी, ये देखें थर्ड पर्सन में आ रहा है. पहली बात तो हम किसी दूसरे बंदे की बात करें या बंदी की बात करें, ठीक है, तो इसलिए पहली बात ये थर्ड पर्सन होगा. दूसरी बात ये सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हो रहा है, इसलिए एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक. अब ये देखें शी वॉज जेलस ऑफ हिम, ये रहा हिम थर्ड पर्सन में एज ऑब्जेक्ट. अच्छा, यहाँ पे हिज नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, ठीक. तो ये वाली चीज़ें ज़रा देख लेने. अच्छा, इट जो है ना अगर नोटिस किया जाए तो दोनों में पहली बात थर्ड पर्सन में है और ये एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है. द क्वीन कुड नॉट स्टैंड इट, और उसके बाद जो चौथी एग्जांपल है, इट डिड नॉट हर्ट हर अ लॉट. यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है. प्रोनाउन की मैं फर्दर एलेबोरेशन नहीं कर रहा. जो एलेबोरेटेड मेरी वीडियोज़ हैं उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए. अच्छा, द थर्ड वन इज़ द एडजेक्टिव,
कुछ एडजेक्टिव भी कहते हैं पर डी साइलेंट है, एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, यानी कि जो नाउन के बारे में मज़ीद वजाहत करेगा। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन, ये या तो नाउन को बयान करेगा या उसको मॉडिफाई कर यानी उसके मीनिंग में ऐड कर देगा, कुछ ना कुछ यानी ऐड करेगा। हम लोगों ने सिर्फ अभी तक इतना सीखा, यानी कि यही सुनते आ रहे हैं कि जो किसी की खूबी खामी वगैरह को बताएगा, नहीं, जो उसको एक्सप्लेन भी कर देगा ना नाउन को, याद रखना सिर्फ नाउन को, वो एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बिग डॉग वॉज हंग्री। अच्छा, यहाँ पे नोटिस किया जाए तो नाउन यानी सब्जेक्ट से पहले ही जो है ना उन्होंने बिग लिख दिया हुआ है, ठीक। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस नोटिस करना है। अगर हम लोगों की ट्रांसलेशन बेटर है तो हम लोगों ने ये नोटिस करना है कि एक्चुअली वो एक्सप्लेन कर किसको रहा है। ये जो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स हैं, यानी कि जो मैंने थोड़े गाढ़े करके टाइप किए हुए हैं, उन पे फोकस करना है। द बिग डॉग, द बड़ा कुत्ता, वॉज हंग्री, वो भूखा था। पहली बात ये हंग्री जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग को, क्योंकि सेंटेंस में पहली बात और तो कुछ है भी नहीं, और बिग भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग को, यानी कि डॉग पहली बात बड़ा भी है और भूखा भी है। दूसरी एग्जांपल, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वेल, वो चीज़ है जो बॉयज़ मोस्टली नोटिस करते हैं। अच्छा, शी वोर अ मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। अभी ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है कि लड़की ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो फिर ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है ना ये मॉडिफाई कर रहा था या फिर डिस्क्राइब कर रहा था और सब्जेक्ट यानी कि शी को, लेकिन यहाँ पे वो ड्रेस को क्या करते हैं एक्सप्लेन कर रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। दिस सूप इज़ नॉट एडिबल। एडिबल कहते हैं मतलब कि वो चीज़ जो खाई या पी जा सके। दिस सूप इज़ नॉट एडिबल, यानी कि सूप नहीं पिया जा सकता। तो ट्रांसलेशन करके देखी तो हम लोग सूप की बात कर रहे हैं, यानी इसने सूप को डिस्क्राइब किया, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर दिया, हैंस इट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली एड्स इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन। अगर वो डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो बस इतना याद रख लीजिए कि एडजेक्टिव बेसिकली एड्स इन द मीनिंग ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के मीनिंग में ऐड करेगा। अच्छा, चौथा आ गया वर्ब। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि जो एक सेंटेंस में काम हो रहा है ना, अब एक्शन इसको ये वाला एक्शन नहीं समझना जैसे गोकू और ये दूसरा वाला लड़े हैं। और हाँ, मैं पूछना भूल गया यार, गोकू की जो सीरीज़ है यानी कि इनके सारे एपिसोड्स, अगर किसी को पता है कहीं से मुझे मतलब कि कहाँ से इनके एपिसोड मिल सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक भेज दें। अच्छा, ये वाले एक्शन की बात नहीं कर रहा, एक्शन वर्ड्स यानी कि कोई भी काम अगर हो रहा है सेंटेंस में तो वो जो वर्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ब होगा। A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. यहाँ पे कह रहे हैं सेंटेंस में कि एक जो वर्ब है वो बताएगा कि एक जो सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आखिर कर क्या रहा है जी। तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। अच्छा, मैं कह दूँ अगर वॉक्स को हटा के जैकब इन द मॉर्निंग, जैकब सुबह में, तो इसकी क्या कोई सेंस बनेगी? बिल्कुल नहीं बनती। तो जैकब की अगर मैं कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई परफॉर्मिंग एक्शन उसका ऐड कर दूं, जैसे जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह सुबह चलता है या फिर सुबह की सैर करता है, तो इसने उसका एक्शन बता दिया कि वो सुबह सुबह तो चलो ठीक है कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, यहाँ पे प्ले जो है चिल्ड्रन का जो एक्शन है। अच्छा, इसको चिल्ड्रंस नहीं कहना, चाइल्ड सिंगल फॉर्म होता है यानी सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, कुछ लोग इसे चिल्ड्रंस कह देते हैं, इसलिए ये चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। तो बच्चे जो हैं वो खेलते हैं मैदान में, ठीक है, लेकिन खेलते जो है नहीं, उसका बच्चों का एक्शन होगा। आई हैव ईटन अ बर्गर, मैंने बर्गर खा लिया, ठीक। तो ईटन जो है ना मतलब खा लिया ना, खाया, तो इसलिए जो ईटन है वो वर्ब होगा, यानी उसने एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे कि बंदे ने आखिर काम किया कि उसने बर्गर खाया, वो भी अकेले। अच्छा, एडवर्ब। अभी नोटिस किया जी इस वर्ड में एड और वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा नॉर्मली, जो अभी तक शायद आपको नहीं पता, नॉर्मली इसका मीनिंग होगा कि जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करेगा, लेकिन ये सिर्फ वर्ब के मीनिंग में ऐड नहीं करता। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव, यानी कि सिर्फ वर्ब में मॉडिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है।
एन एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन। ये वाला सेंटेंस मैं कहता हूँ आपका बेसिक कंसेप्ट ये बनाएगा। एन एडवर्ब आंसर्स यानी कि एडवर्ब जो है ना बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि ये इन सवालों के जवाब दे सके। व्हेन कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी देर तक या कितनी शिद्दत से। Most adverbs are formed by adding ly to an adjective. If the adjective already ends in y, the y usually changes to I. इसकी एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लाइक हैप्पी, अभी उसकी एंडिंग जो है वो हो रही है y पे, तो वो चेंज हो जाता है हैप्पीली। जब उसको एडवर्ब में कन्वर्ट किया जाए तो वो बन जाएगा हैप्पीली। अभी y आ रहा था ना, इसलिए हमने उसको पहले लगाया I, देन ly हम लोगों ने ऐड कर दिया। और अब जो सिंपली है, जैसे यहाँ पे लिखा मोस्ट एडवर्ब्स are formed by adding ly, so regular changes to regularly. For example, she swims quickly। अगर मैंने वो छोटे ब्रैकेट में लिखा हुआ है how, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता she swims, ठीक है मुझे पता है वो तैर रही है जो भी है, लेकिन वो कैसे तैर रही है, क्विकली यानी कि वो तेज़ी से तैर रही है। जैसे वही कंडीशन आ गई कि इसने, अच्छा she swims quick, तो क्विक जो है वो होगा एडजेक्टिव, और अगर मैंने उसमें ly ऐड कर दिया, पहली बात वो हो गया कन्वर्ट एडवर्ब में। और वो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये स्विम को मॉडिफाई कर रहा है। ही रैन येस्टरडे, अगर मैं यहीं तक बोल के रुक जाता ही रैन, तो आप लोगों ने बोलना था कब भागता वो, मैंने बोला वो कल भागा था। ही रैन हेयर, कहाँ भागा था। ही रैन डेली, हाउ ऑफन, यानी कि मतलब कि कब कब या फिर कितनी दफ़ा वो भागता है। और जो हाउ मच की एग्जांपल लिखी है, डोंट वर्क टू हार्ड, इसमें याद रहे जो बोल्ड लेटर्स हैं ना, यानी कि जो मैंने गाढ़े करके लिखे हुए हैं, वो वाले जो हैं ये सब की एग्जांपल होगी। सो डोंट वर्क टू हार्ड, हाउ मच यानी कि ये उसकी शिद्दत, उसकी फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहा है। डोंट वर्क टू हार्ड, इसमें टू जो है ये एक एडवर्ब है। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रेपोजिशन, ये वाहिद चीज़ है जो मुझे अभी तक कंफ्यूज करती है, पर फिर भी मैंने कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ाऊँगा, देखते हैं अभी। द नेम प्रेपोजिशन, प्री पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, जैसे प्री 9th वाले बच्चे होते हैं ना, यानी कि वो 9th क्लास से ज़रा सा पहले होते हैं, ठीक। मीन्स प्लेस बिफोर, यानी कि प्री और पोजीशन का मतलब हो जाएगा प्लेस बिफोर। प्री यानी बिफोर, पोजीशन यानी प्लेस। अ प्रीपोजिशन टिपिकली कम्स बिफोर अनदर वर्ड। अच्छा, इन्होंने ये तो बता दिया कि वो ना किसी वर्ड से पहले तो आएगा ही, यानी कि वो आखिर या शुरू में नहीं आ सकता, सॉरी शुरू में आ सकता लेकिन आखिर में नहीं आ सकता। In the most simple terms, a preposition is a word which can link verbs, nouns and pronouns together. अच्छा, इस सेंटेंस में ये समझ लीजिए उसकी डेफिनेशन है preposition की। यहाँ पे बता रहा है कि preposition जो है वो लिंक करेगा, यानी कि ज्वाइन करेगा, कनेक्ट करेगा verbs को, noun या pronoun वगैरह वगैरह, मतलब इन सबको इकट्ठा जोड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। I am going to Canada, यानी कि जो टू है इसमें वो होगी प्रेपोजिशन। अच्छा, पहली बात इसने पहली कंडीशन को पूरा किया कि ये जो है वो आएगा उससे पहले, मतलब किसी न किसी वर्ड से तो पहले आएगी। आई एम गोइंग टू कैनेडा, अभी इसने कनेक्ट किसको किया, गोइंग और कैनेडा को, ठीक। दूसरी एग्जांपल, ही इज़ एट होम। अच्छा, मैं फिर बता दूँ, मैं इनकी ज़्यादा एलेबोरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि इटसेल्फ अगर इनकी काइंड्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो फिर इनकी बेहतर समझ आती है, लेकिन अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बना रहा हूँ, इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। ही इज़ एट होम, अच्छा अगर मैं कह दूँ वो ऐड को हटा के ही इज़ होम, तो क्या वो घर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ही इज़ एट होम यानी कि वो घर पर है। द बुक बिलोंग्स टू एंथनी, द बुक बिलोंग्स एंथनी, सेंस नहीं बनेगी, इसलिए द बुक बिलोंग्स टू एंथनी। प्रेपोजिशन समझ लीजिए एक सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, बस इसकी ये वाली कंडीशन को याद रखना है कि किसी ना किसी वर्ड से पहले आएगा, और अगर ये लिंकिंग का काम सर अंजाम दे रहा है तो समझ लीजिए प्रेपोजिशन ही होगा। अच्छा, कंजंक्शन, पहले कंजंक्शन एक काफ़ी मेजर और बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहली बात तो ये समझ लेने कि जो कंजंक्शन उसका काम क्या होगा कि वो जोड़ेगा या दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, फुल स्टॉप, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड।
यानी कि मुझे खाना पकाना और खाना अच्छा लगता है लेकिन बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते। अब ये दो सेंटेंसेस हैं जो फुल स्टॉप के थ्रू, ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पे ईटिंग के बाद उसके थ्रू सेपरेट हुए हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा करूँ तो कैसे होगा? आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग, फिर कॉमा। अच्छा याद रहे जब आप लोग वर्ड मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं उसमें जब वर्ड यूज़ करते हैं तो जब भी आप लोग कोई कंजंक्शन ऐड कर रहे होते हैं सेंटेंस में और कॉमा उससे पहले नहीं लगाया वर्ड पे, तो वो ना रेड लाइन देता है। वो इसी वजह से देता है, जैसे यहाँ पे ईटिंग के बाद मैंने कॉमा लगाया हुआ है, यानी कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, मैं पहली बात कंजंक्शन लगा रहा हूँ इसलिए कॉमा लगाना ज़रूरी है। बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड। अच्छा ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल, पहली बात ये सुनने में यार बेकार सा सेंटेंस लग रहा है कि ये जो आखिर में इसने गंद किया ना वो आखिर है क्या? तो ये सेंटेंस होगा गलत। आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, यानी कि अगर मैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा हूँ तो वो सिमेट्रिकली सेम होने चाहिए। अगर मैं कहता ना आई वर्क क्विक एंड केयरफुल, ओके दैट्स इट, ठीक हो जाना था। आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल ये गलत है, इसलिए क्विकली और केयरफुली सेम कर दें तो वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इंटरजेक्शन, लास्ट वन मैं पहले बता दूं, मैं डिटर्मिनर्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि उनकी ज़रूरत नहीं है। इंटरजेक्शन मेनली एक्सप्रेसेस फीलिंग रादर देन मीनिंग। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि इंटरजेक्शन जो है वो हम लोग सिर्फ फीलिंग को एक्सप्रेस यानी कि फीलिंग को मतलब उनकी नुमाइश करने के लिए करते हैं, ना कि उनका मतलब। यानी कि इंटरजेक्शन में जो वर्ड्स भी होते हैं ना उनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं होता, एक्चुअली मीनिंग होता ही नहीं है, बस वो जैसे कहते हैं एक्सप्रेशनली कुछ अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर देना, इंटरजेक्शन होती है। अच्छा जैसे ये बच्चा खुश हो रहा है, हुरे कह रहा है, हुरे वर्ड जो है, अच्छा याद रहे कि इंटरजेक्शन के बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो यूज़ करते हैं। ये बच्चा शायद इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि वो इस साल पेपर नहीं ना कोरोना वायरस की वजह से, शायद इसलिए। अच्छा जैसे ये दो मियाँ बीवी के पता नहीं कौन है, ये डॉगी को कह रही है ओ। इसके सेंटेंसेस अगर देखते हैं तो हुरे आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स, मतलब एग्ज़ाम्स में बच्चा पास हो गया, लेकिन शफ़क़त महमूद साहब को इसने दुआ नहीं दी, गलत बात है। यहाँ पे कह रही है कि दिस इज़ सो क्यूट, मतलब यहाँ पे वो एक एक्सप्रेशनली उसने एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया है कि कितना क्यूट है, यहाँ पे अपनी खुशी का इजहार कर रहा है हुरे कह के। तो बस इतनी इसी काइंड्स थी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच थी हमारी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल डियर व्यूवर्स प्लीज़। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए है क्योंकि अगर उसको दबाएंगे ना तो मेरी जैसी वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो उसको ज़रूर दबाया करें। और कुछ लिंक होते हैं डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियोस के, अगर आपको नहीं मिल रही तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू।